हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। एक बार कंफर्म करिएगा। वेलकम अनीस। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हो? एक मिनट सभी का वेट कर लेते हैं, सभी बच्चे आ जाए, इस सेशंस को आगे की ओर बढ़ाते हैं। वेलकम तन्वी, गुड इवनिंग बेटा। हमने मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। देखो, जितना भी हमारे से एसएससी के एग्जाम में, आरआरबी के एग्जाम में जितना हमसे पूछा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज जो हमें पॉलिटी स्टार्ट करेंगे और पॉलिटी का फर्स्ट सेशन होगा। जितना हमारे लिए रिलेवेंट है, जितना हमसे पूछा जाता है, वो सारा अपन यहां पे कंप्लीट करने वाले हैं। बस आप एक काम करिएगा, जिन्होंने हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के सेशंस नहीं देखे हैं, आप जाइएगा, जरूर वॉच कर लीजिएगा। और आप लुसेंट के क्वेश्चंस लगाते रहो मेरे भाइयों। ओके, हो सकता है कुछ एकाध क्वेश्चंस आपके अलग हो सकता है थोड़ी सी चीजें आपकी अलग हो जाए, कुछ एकाध क्वेश्चंस आपके अलग हो सकते हैं। वो आपके जो भी एसएससी और आरआरबी के क्वेश्चंस में आपको डिफरेंट नहीं देखने को मिलेगा। जितना पढ़ा है मोर देन सफिशिएंट। आपके पास उतना ही मैं आपको पॉलिटी में पढ़ाने वाला हूं जितना हमारे को रिक्वायरमेंट है। ओके, उससे आपके सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। बस आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास लुसेंट की बुक है उसके क्वेश्चंस आपको करते रहना है। चलेगा, विदाउट टाइम वेस्टिंग हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का सेशंस। देखिएगा कि आज हमारे पास इंडियन पॉलिटी का हमारे पास सेशन नंबर 1 है, जहां पे है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये सारा पार्ट है ना आपका, जैसे आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है उसी तरीके से आपको पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर मॉडर्न हिस्ट्री समझ में नहीं आए ना तो फिर पॉलिटी में प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री से ही रिलेटेड होता है। आपने मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से सीखा है, अगर उसको आपने बहुत अच्छे से सीखा है ना, तो आपको यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, क्योंकि उससे आप रिलेट कर पाओगे। अच्छा अच्छा, वहां पे ये बातें हो रही थी, यहाँ पे ये बातें हो रही थी। इसलिए सबसे पहले आपको मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ाया जाता है। कोई इनको जानता है? कोई मुझे बताएगा कि इन भाई साहब को कौन कौन जानता है? कौन है ये? हमने कभी ना कभी फोटो लगाया था मॉडर्न हिस्ट्री में। कौन जानता है इनको कि ये कौन है? जल्दी से नाम बताइएगा मुझे। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कौन है ये, बताइएगा मुझे फटाफट, ये कौन है? हम्म ये है हमारे पास वॉरेन हेस्टिंग्स। याद है आपको वॉरेन हेस्टिंग्स है कि नहीं है? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स कौन थे आपको याद हो तो? सर, वॉरेन हेस्टिंग्स है ना, फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। ओके, फर्स्ट गवर्नर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जनरल ऑफ बंगाल यही थे मेरे भाई, यही थे ना। फर्स्ट आपके पास गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब बने थे, याद है आपको? और इससे पहले आपको पता था, पहले तो हमारे पास गवर्नर ऑफ बंगाल चलता था। गवर्नर ऑफ बंगाल चलता था। पहले तो हमारे पास गवर्नर ऑफ बंगाल चलता था, लेकिन अब हमारे पास गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल चलेगा। मतलब उससे बड़ी उपाधि आपको दी जाती है। ये हमारे पास 1773 की बात है, वहीं पे हम बात कर रहे हैं 1773 की। थोड़ा बेकअप पे जाइएगा आप। आपने 1757 में क्या देखा था? आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के आए हो ना। तो 1757 में बेटा क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था? फिर हमारे पास 1761 के अंदर आपको पता है पानीपत का युद्ध हुआ। फिर हमारे पास 1764 के अंदर आपके पास बक्सर का युद्ध हुआ। याद है आपको? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के अंडर में आपके पास ये चीजें हो रही थी। याद है आपको? रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे था। रॉबर्ट क्लाइव, आपको रॉबर्ट क्लाइव के बारे में अच्छे से पता होगा। बहुत सारा खजाना यहां से लेके गया और वहां पे जाके उन्होंने भाई साहब इतना पैसा यहां से लेके गया कि वहां पे एमपी की चेयर उसने खरीद ली। और उस पर बहुत सारी वहां पे चला भी सही। ब्रिटिश में जब गया तो वहां पे उसके ऊपर केसबाजी भी हुई कि मतलब कि भाई साहब ये तो बहुत पैसा कमा के आया वहां से। ओके, तो बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो रॉबर्ट क्लाइव यहाँ से बहुत चतुर था। ओके, नाम भी देखो क्लाइव मतलब क्लेवर। ओके, और बहुत पैसे यहां से कमा के गया था। तो हम वही बात करते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसको आने का कारण क्या था? सबसे पहले इसके ऊपर में थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री आप समझने की कोशिश करिएगा। आपको पता है इस टाइम पे अंग्रेजों के पैर इंडिया में जम चुके हैं। 1757 में जैसे ही प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 के अंदर यहां पे बक्सर का युद्ध हुआ। तो ये ऐसे युद्ध थे जिन्होंने अंग्रेजों की कायनात यहां पे बदल दी। और अंग्रेज यहां पे मतलब खड़े हो गए और अब यहां पे उनको पता लग गया कि अब इस देश पे हम राज कर सकते हैं।
आए तो व्यापार करने थे, बट अब राज करने की बातें आ गई। आई एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात चल रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे आई थी, तो उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने आई थी? यहाँ पे व्यापार करने आई थी, लेकिन व्यापार के साथ साथ ही अब वो इस देश पर राज करने लग जाएगी यहीं से। और जब आपके पास 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट आने का कारण क्या था? जब वहां पे ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चलता है इंग्लैंड के अंदर कि भाई साहब ये इंडिया के अंदर, बंगाल के अंदर बहुत बड़ी फेमाइन हुई, बहुत सारे लोग, क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा वसूलते थे, और इतने आदमी मरे भूखमरी के कारण, इतनी बड़ी फेमाइन मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं, इतने लोग मारे गए थे गरीब, मतलब भूखमरी के कारण, उनको खाना नहीं मिल रहा, इसके कारण इतनी बड़ी फेमाइन हुई थी बंगाल के अंदर। इनको दया रहम नाम की तो कोई चीज थी नहीं। पहली बात तो ये थी रेगुलेटिंग एक्ट आने का, कि बड़ी फेमाइन होने के कारण गवर्नमेंट ने सोचा, वहां की जो सरकार थी ब्रिटेन में, उन्होंने सोचा कि यार मतलब इंडिया में चल क्या रहा है, चल क्या रहा है भाई। दूसरी बात, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना मेरे भाई, इसके जो ऑफिसर्स थे बहुत करप्टेड थे, क्योंकि वो होता है ना कि कोई आदमी गवर्नमेंट सर्वेंट बन गया तो वो एक्स्ट्रा व्यापार नहीं कर सकता। अभी भी है ना कि आप अलग से, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो तो आप अलग से अपना बिजनेस नहीं कर सकते हो। ये रूल उस टाइम पे था कि आप अलग से यहाँ पे, अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ऑफिसर हो या कुछ भी हो, तो आप अलग से कोई व्यापार नहीं कर सकते हो। लेकिन इनके जितने भी आदमी थे ना, वो अलग अलग काम करते थे मेरे भाई, खुद का अलग से पैसा और खुद का बिजनेस अलग, और कंपनी की ओर से जो सैलरी आती थी वो अलग। तो ये कंपनी है ना बहुत करप्टेड तो थी, वो तो बात है, करप्टेड तो थी, और ये धीरे धीरे बैंक करप्ट भी होने लगी, कंपनी लॉस में जाने लगी, कंपनी के पास पैसा नहीं बच रहा। अगर पैसा नहीं बच रहा तो करेगी क्या? इंग्लैंड जाएगी, ब्रिटेन सरकार से बोलेगी कि सर हमारी कंपनी को सर्वाइवल करने के लिए हमको कुछ पैसा दीजिएगा। तो ये वहां पे जाके लोन लेती है, और ये उससे पहले भी कई बार लोन ले चुकी थी ब्रिटेन सरकार से। ब्रिटेन सरकार सोचती थी भाई ले जाओ ले जाओ ले जाओ, लेकिन अब इनकी हद हो चुकी है। हमेशा जाती वहां पे बैंकरप्ट होगी तो भाई हमको थोड़ा लोन दीजिए सर, इतने का लोन दे दीजिए। तो उन्होंने सोचा कि यार ये कंपनी का चल क्या रहा है, इसका फंडा क्या है, ये जब आती है तभी भाई साहब इसके ऊपर बहुत पैसा भी इसके ऊपर हो गया है, और तब जाती बैंक से यहाँ पे पैसा निकाल के चली जाती है और इतने का लोन ले लेती है, चल क्या रहा है। तो यहां पे, अब यहां पे भाई साहब कंपनी पे सिकंजा कसा जाएगा। मतलब अब इस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी, अब पहले तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी खुद ही कंट्रोल कर रही थी, अब उसको कंट्रोल कौन करेगी? ब्रिटेन की सरकार। बात समझ में आया? जो इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको अब कंट्रोल कौन करेगी? ब्रिटेन की सरकार वहां से कंट्रोल करेगी इस कंपनी को। अब थोड़ा सा हम यहां पे पढ़ने की कोशिश करते हैं, आपको चीजें समझ में आएगी। ये मत समझना कि भैया इंग्लिश में है तो हम हिंदी वालों को प्रॉब्लम आएगा, मेरे भाई हिंदी में बात कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द रेगुलेटिंग एक्ट 1773? आपको थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री मैंने आपको बता दी, अब आपको चीजें समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। सर देखिएगा कि द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये जो हमारे पास है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट यहां पे निकाला, किसके लिए? कंट्रोल करने के लिए। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। टू कंट्रोल द टेरिटरी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी मेजोरिटी इन बंगाल, क्योंकि आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेन हब था वो बंगाल ही था, क्योंकि वहीं पे ये सारा व्यापार करती थी, सारी चीजें वहीं से करती थी ये। तो उन्होंने सोचा कि यार मतलब इस कंपनी को कंट्रोल किया जाए, मतलब बंगाल से ही ऑपरेट हो रही है तो इसको बंगाल से कंट्रोल कर दिया जाए। तो अल्टीमेटली बात में 100 बातों की एक ही बात है, बात यह है कि अब ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो कंट्रोल करेगी इस ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट आया था। बात समझ में आया? आगे बात होती है कि सर दिस एक्ट वॉज पास्ड ड्यू टू मिस गवर्नमेंट बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट दैट इंट्रोड्यूस अ सिचुएशन ऑफ बेइंग करप्ट एंड गवर्नमेंट हेड इंटरफेरेंस विद अफेयर द कंपनी। मैंने बोला ये कंपनी जो भी थी, पैसा इसको लॉस हो रहा है, बेन करप्ट हो रही थी, वहां पे जाती ब्रिटेन गवर्नमेंट से बोलती कि हमको लोन चाहिए, जाके लोन लेके आ जाती। तो इसने हद कर रखी थी वहां पे, जब जाओ पैसा मांगने चली जाती, जब जाओ पैसा मांगने चली जाती थी कि हम लॉस में जा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ना ना भैया अब हमको कंट्रोल करना पड़ेगा इस कंपनी को, अब इसके बस की बात नहीं है। इसीलिए दूसरी बात अगर मैं बात बोलूं
कि इसीलिए हमारे पास दूसरी बात ये हो गई, पहली बात तो आपको समझ में आ गया कि सर इसको ब्रिटेन सरकार कंट्रोल करेगी। दूसरी बात ये बात समझ में आ गई कि तब जब चाहो जब मर्जी हो जब ब्रिटेन की सरकार से पैसा मांगने चली जाती थी, तो ये दूसरी बात उन्होंने सोचा कि अब इसको हम ही कंट्रोल करेंगे। तो दूसरी बात भी आपके दिमाग में बैठ गई। अब देखिएगा अगला पॉइंट अगर मैं बात करूं, द रेगुलेटिंग एक्ट वॉज पास्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट है लंदन में जो बैठती है, उन्होंने 1773 के अंदर, जून 1773 के अंदर एक हमारे पास एक एक्ट निकाला जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, कि हम रेगुलेट करेंगे अब इस कंपनी को। इट वॉज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री ratifications and authorizations define the power and authority of East India Company with respect to Indian possessions। वहां पे जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है उन्होंने बोला कि अब हम बताएंगे कि आपकी इंडिया के अंदर कितनी पावर है, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अब इंडिया के अंदर कितना पावर बचा हुआ है। पहले 1773 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो मर्जी हो वो कर रही थी, उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन अब बोला कि अब हम बताएंगे कि आपको करना क्या है और आपके पास इंडिया में कितनी पावर है। तो कौन बोलेगी? ब्रिटिश की पार्लियामेंट ये बात बोलेगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगली बात अगर हम बात करते हैं बैकग्राउंड रीजन फॉर पासिंग द एक्ट, क्या हमारे पास क्या क्या रीजंस रहा रेगुलेटिंग एक्ट को पास करने का? तो हम बोलेंगे सर ईस्ट इंडिया कंपनी वो द सर फाइनेंशियली क्राइसिस had asked a loan, मैंने बोला ना 1 मिलियन पाउंड फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1772। मैंने बोला था ना कि जब भी जाती वहां पे पैसा मांगने चली जाती थी मेरे भाई। तो इन्होंने अब लोन कितने का मांगा है? देखो 1 मिलियन पाउंड, पाउंड रुपीज नहीं है, पाउंड है मेरे भाई। इतने का उन्होंने वहां से 1772 के अंदर लोन माना। तो मांगने के बाद उनको समझ में आ गया भाई कुछ ना कुछ घबला चल रहा है, ये कंपनी करप्टेड है। तो उन्होंने मना कर दिया कि अब हम आपको लोन नहीं देंगे। तो उन्होंने देखा कि चल क्या रहा है, इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। तो यही तो बात बता रहा हूं, बैकग्राउंड रीजन फॉर पासिंग द एक्ट। ये एक्ट पास करने का रीजन क्या था? क्योंकि ये बैंक करप्ट हो चुकी थी, बार बार जाती पैसा मांगती थी। अलिगेशंस ऑफ करप्शन, इस कंपनी पे अलिगेशंस भी लगे कि ये करप्टेड है। एंड नेपोटिज्म वर रामपंथ अगेंस्ट कंपनी ऑफिशियल। देयर वर टेरिबल फेमाइन इन बंगाल। मैंने बोला फेमाइन इन बंगाल, पता लगा कि बंगाल के अंदर बहुत बड़ी भूखमरी से बहुत ज्यादा जनता मारी गई थी। ये भी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चलता है तो वो ये एक्ट पास करती है। देखो वेयर हुज पॉपुलेशन प्रिस्ट, बहुत सारी पॉपुलेशन यहां पे मारी जाती हैं। तो इसीलिए ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। बात समझ में आया? कंपनी बैंक करप्ट हो रही थी। दूसरी बात हमको ये पता लगा कि यहाँ पे बंगाल के अंदर भाई फेमाइन के कारण बहुत सारे लोग मारे गए, इसलिए हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। अब देखिएगा सर आगे, ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। द ड्यूल फॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन बाय रॉबर्ट क्लाइव। अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड जाता हूं इसके, ओके, क्योंकि आपको पता है एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट बाय रॉबर्ट क्लाइव जब यहाँ पे इंडिया में था, ओके, तो वॉच कॉम्प्लेक्स ड्रॉइंग अ लोट कंप्लेंट अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द कंपनी हैड दीवानी राइट्स ऑब्टेन आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर्स इन बंगाल। क्योंकि आपको पता है जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो इन्होंने बोला कि अब ये जो दीवानी राइट मतलब पैसा, ओके, पैसा भी हम ही संभालेंगे। तो ये भी अपने अंडर में ही कर लिया था, एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने अंडर में ही कर लिया था, सब कुछ यही कर रही थी, पैसे का भी यही देख रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन भी यही देख रही थी, कैसे कंट्रोल करना, सब कुछ यही देख रही थी। इसलिए ये कंपनी को अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कर क्या रहे हम, ओके, तो सब कुछ इसी के कंट्रोल में था। तो जब सब कुछ इसी के कंट्रोल में था उस टाइम पे बक्सर प्लास्टिक के टाइम पे, तो इसी कारण से हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट हमको लाना पड़ा। एंड नवाब ऑफ निजामत राइट्स जुडिशियल पॉलिसी राइट एज सेक्यूर फ्रॉम मुगल एम्परर, इन रियलिटी बोथ पावर वर वेस्टेड विद द कंपनी। क्योंकि आपके पास मैंने बोला कि ये कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन पावर भी रखती थी, पॉलिटिकल पावर भी रखती थी। यहां पे दूसरी बात दीवानी राइट्स, पैसे का भी, दीवानी राइट्स मतलब पैसा, ओके, पैसे का राइट भी अपने पास रखती थी। जब ये सारी चीजें अपने कंट्रोल में रखती थी, लेकिन वो सारी कंट्रोल उसके बस की बात ही नहीं थी, सारी चीजें उसके बस की बात ही नहीं थी, सब कुछ वेस्ट था, सब कुछ वेस्ट था, इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट हमको लाना पड़ा। द फरमान एंड जनरल पॉपुलेशन सफर एंड द इम्प्रूवमेंट नेग्लेक्ट एंड कंपनी वॉज ओनली कंसर्न विद मैक्सिमाइज रेवेन्यू लो लेस इंक्रीज इन बंगाल। कि सर ये कंपनी का कोई लो नहीं था,
जैसे चाहे वही वैसे ही काम कर रही थी, क्योंकि पहले तो भाई साहब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसको कंट्रोल नहीं कर रही थी, अब जाके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस पर कंट्रोल करेगी, शिकंजा कसेगी। पहले तो इस पर कोई कंट्रोल नहीं था, लॉलेस इंक्रीज, अपनी मर्जी से कुछ भी कर रही थी ये। इतनी बात समझ में आई आपको? इतना फैक्ट आपको समझ में आया कि रेगुलेटिंग एक्ट लाने का कारण क्या था। हर चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, मेन पॉइंट ये सारा आपको लाइन टू लाइन याद करने की जरूरत नहीं है, फैक्ट याद रखो कि रेगुलेटिंग एक्ट लाया क्यों गया था। बात समझ में आ गया? बस ये बात आपको याद रखनी है। तो सारी इतने सारे पॉइंट में से एक दो पॉइंट तो आपको याद रहेंगे, ऐसा नहीं है। अब देखिएगा, प्रोविजन प्रोविजन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब क्या क्या रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ सुनिए। The act permitted the company to retain territory possessions in India, but sought to regulate the activity and functioning of company. It did not take over power completely, hence called regulating. अब मैंने ये बोला कि इसका मतलब ये है कि ये एक्ट इसलिए लाया गया है क्योंकि अब पूरी पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में नहीं है, अब पावर किसके हाथ में आ चुकी है? ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में आ चुकी है। अब वो बताएगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कितना पावर देना है। पूरी पावर अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में नहीं है। ओके, जितनी भी टेरिटरी पे वो राज कर रही है। दूसरी बात, द एक्ट प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट जनरल अलोंग 4 काउंसलर। अब यहां पे देखिएगा, पहले हमारे पास पता है गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था, गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ होता था। पहली बार इंडिया में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लाया गया, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे बेटा? आपको पता है, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसी टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग्स को बोला गया कि तुम जाओ, देखिए इंडिया में क्या हो रहा है, संभालो भाई साहब, वहां पे क्या चल रहा है, ये कंपनी कर क्या रही है, तो हम तुमको वहां का अब गवर्नर ऑफ बंगाल नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भेज रहे हैं। इसका मतलब क्या था? देखो, गवर्नर ऑफ बंगाल और गवर्नर ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में क्या डिफरेंस है? देखो, पहले क्या होता था कि ये बंगाल हो गया, मद्रास हो गया, ओके, मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, ये बड़ी बड़ी प्रोविंसेस थी, बॉम्बे हो गया। तो भाई साहब आप यहां पे, यहां का अलग था गवर्नर ऑफ बॉम्बे, यहां का था गवर्नर ऑफ मद्रास, और यहां का गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, ऐसे था। अब हमने ये जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया ना, तो ये बनाने से क्या हुआ कि सर ये जो बंगाल है, ये जो हमारे पास मद्रास है, ये जो बंगाल, ये बॉम्बे है, इन तीनों का एक ही है सुपरवाइजर, वो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले तो क्या था कि आपके पास गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बंगाल में अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता था, मद्रास वाला भी अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता था, बॉम्बे वाला भी अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता था। लेकिन अब इन तीनों का कौन बना दिया गया बेटा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आप इसकी सहमत के बिना कुछ नहीं कर सकते हो। सबसे पहले आपको इससे परमिशन मांगनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको जो करना है वही करना पड़ेगा। ठीक है? तो भाई साहब इनका जो सबसे बड़ा अड्डा था, सबसे बड़ी फैक्ट्री का अड्डा था, वो बंगाल में था। तो भाई साहब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी बेटा कहां पे बैठेगा? बंगाल में बैठेगा, बंगाल में बैठेगा, क्योंकि सारा व्यापार तो वहीं से चलता था बेटा, समुद्र के टच में तो यही थे। तो हमने यही बोला, यहाँ पे यही बात मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ, समझने की कोशिश करिएगा। द एक्ट प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर जनरल अलोंग विद 4 काउंसलर। यहाँ पे 4 काउंसलर भेजे गए इन द प्रेसिडेंसी फोर्ट विलियम कोलकाता के अंदर जगह है। ओके, तो वहां पे फोर्ट विलियम पे ही ये बैठेगा। जॉइंटली कॉल्ड गवर्नर जनरल इन काउंसिल एज द वॉरेन हेस्टिंग। देखो, वॉरेन हेस्टिंग वाज अपॉइंटमेंट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ओके, जो कि फोर्ट विलियम पे बैठने वाला है। द गवर्नर इज काउंसिल मद्रास बॉम्बे ब्रोट अंडर द कंट्रोल ऑफ बंगाल स्पेशली इन मैटर ऑफ फॉरेन पॉलिसी। मैंने बोला ना, अब बंगाल, मद्रास, बॉम्बे सब कुछ किसके कंट्रोल में है? एक के हाथ में, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के हाथ में। ठीक है, मतलब दिस इज अ सेंट्रलाइज पावर। पहले तो मतलब डिसेंट्रलाइज था ना, कि ये भी अपने हिसाब से कर सकता था, ये भी अपने हिसाब से कर सकता था, ये भी अपने हिसाब से कर सकता था। दिस इज अ डिसेंट्रलाइजेशन पावर। बट अब सेंट्रलाइज कर दिया कि तुम्हारा एक सेंटर है बेटा फोर्ट विलियम में, जो कि कलकत्ता में बैठेगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसकी राय के बिना, उसकी परमिशन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। बात समझ में आया? जो भी आपको करना है। अब देखिएगा, तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आपको याद होना चाहिए, कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, जिसका फोटो भी दिखाया था मैंने। Now they could not wage war against Indian states without Bengal approval.
मैंने बोला अब आप यहाँ पे पैसे के लिए किसी से मार काट नहीं कर सकते हो, किसी से लड़ाई नहीं कर सकते हो। सबसे पहले आपको अगर लड़ाई करनी है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की परमिशन आपको मांगना पड़ेगा। बात समझ में आ गया। द कंपनी डायरेक्टर वर इलेक्टेड फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर। जो भी है आपके पास गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये अपॉइंटमेंट किए गए हैं, ये 5-5 साल के लिए अपॉइंटमेंट किए गए हैं। तभी तो बोला ना 5 साल के बाद ये आ गया दूसरा, फिर 5 साल के बाद अगला आया था आपके पास। जब मैंने वाइस रॉय, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल देखा था, तो 5-5 साल के बाद दूसरा 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 आता जा रहा था। क्यों? क्योंकि इनका जो ड्यूरेशन है ना 5 साल का बोला गया कि 5 साल के लिए ये रहेगा, फिर आगे भी बहुत सारे एक्ट आएंगे, ऐसा नहीं कि यही एक्ट है, आगे बहुत सारे एक्ट आएंगे, तो बार बार ये बदलते रहेंगे आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर। ओके, तो यहां पे बोला है कि 5 साल के लिए भाई इनका ड्यूरेशन रहेगा। 1/4 ऑफ देम रिटायर एवरी ईयर। ओके, और इनमें से जो भी आपके पास यहाँ पे काम करते हैं, उनमें से जो भी यहाँ पे इनकी कंपनी में जो भी काम करते हैं, उनमें से 1/4 पार्ट जो है कंपनी के जो लोग हैं वो हमेशा रिटायर किए जाएंगे और नए यहाँ पे आदमी आ जाएंगे। दे कुड नॉट बी री इलेक्टेड। इनको कोई इलेक्ट नहीं किया जाता, जैसा ब्रिटिश की पार्लियामेंट बोलेगी वैसी हिसाब से यहाँ पे लाया जाएगा। द कंपनी डायरेक्टर वर डायरेक्टर टू मेक पब्लिक ऑल करप्ट corresponding on revenue, civil, military matter with Indian authority before the British authorities. ओके, देखो अब यहाँ पे ना पहले तो कंपनी सारी चीजें खुद ही संभाल रही थी, रेवेन्यू भी हो गया, सिविल भी हो गया, मिलिट्री भी हो गया, सारी चीजें वही संभाल रही थी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे कौन संभालेगी बेटा, ब्रिटिश की पार्लियामेंट संभालेगी। अभी भी यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है। अब इसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी स्टैब्लिश इन कलकत्ता। इसी टाइम पे बेटा आपको पता है वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे ही सुप्रीम कोर्ट बना। ओके, कहां पे, कलकत्ता के अंदर। और यहाँ पे सर ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, इन प्लेस द फर्स्ट चीफ जस्टिस। ये फर्स्ट चीफ जस्टिस थे लेकिन नाम पूछता नहीं है आपसे ऐसे भी। ओके, अब देखिएगा जज वर कम फ्रॉम इंग्लैंड। वो जज कहां से आते थे बेटा, इंग्लैंड से आते थे, क्योंकि इंडिया वालों को तो बेवकूफ समझते थे कि इंडिया में तो टैलेंट ही नहीं है, तो जो भी होगा वो बेटा गोरे आदमी आएंगे यहाँ पे, जो भी जज वज होंगे तो वो अपने हिसाब से यहाँ पे लो और अपने हिसाब से वो जो भी उनको जजमेंट लेना है वो ही सुनाएंगे। ओके, सिविल क्रिमिनल जुडिशरी ओवर द ब्रिटिश सब्जेक्ट एंड नॉट इंडियन नेटिव। ओके, अब देखिएगा जो भी यहाँ पे कुछ भी अगर कुछ भी लफड़ा हो जाता है, ओके, कुछ भी मैटर हो जाता है, तो उसमें क्या है कि जैसे ब्रिटिश की कंपनी के यहाँ पे लोग कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसमें जो भी काम कर रहे हैं, अगर वो कोई करप्टेड कर देते हैं, कोई भी चीजें कोई भी चीज कर लेते हैं, कोई गलत की चीज कर लेते हैं, तो हमने क्या कर रखा है कि इंडिया के अंदर एक जुडिशरी सिस्टम रख रखा है, तो उसके अंदर उसकी सुनवाई होगी, उसके अंदर सारी चीजें वो होगी, जो भी उनको सजा देनी है वो यहीं की दे दी जाएगी। ओके, अब देखिएगा ये बातें आपको समझ में आ गया, रेगुलेटिंग एक्ट वाला पार्ट आपको समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे मेजर कमियां यहाँ पे देखना चाहता हूं कि मेजर कमियां क्या थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। देखो पहली बात तो सर गवर्नर जनरल हैड नो वेटो पावर। जैसे कि आपको पता है कि राष्ट्रपति के पास है ना, ऐसे तो आपको लगता होगा कि इंडिया के राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं होती है, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के पास ही सबसे बड़ी पावर होती है, ऐसा नहीं बेटा। राष्ट्रपति के पास एक पावर होती है जिसको बोला जाता है वीटो पावर। ठीक है, वो किसी भी चीज को रोक सकता है अपनी मर्जी से, रोकता नहीं वो बात अलग है, लेकिन वो अपनी मर्जी से किसी भी चीज को रोक सकता है। पहला पर्सन इंडिया का, इस देश का राष्ट्रपति है। तो यहाँ पे पहली बात तो उसके पास गवर्नर जनरल जो है उसके पास कोई वीटो पावर नहीं दी गई कि भाई अपनी मर्जी से वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई वीटो पावर नहीं दिया उनके पास। इट डिड नॉट स्टॉप करप्शन अमॉन्ग द कंपनी ऑफिशियली। आपने तो बोला कि सर हम करप्शन को रोकने के लिए आए इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि आपका करप्शन रुक गया। करप्शन तो चलेगा भैया, करप्शन तो अभी भी चलता है, करप्शन तो उस टाइम पे भी चला। द सुप्रीम कोर्ट पावर वर नॉट वेल डिफाइंड। जो सुप्रीम कोर्ट बनाया है इंडिया में, जो कलकत्ता में बैठा है, उसका पावर है ना डिफाइन नहीं किया गया कि उसके पास कितनी पावर है। ठीक है, तो ये उसमें कमियां रही, ड्रॉबैक मतलब कमियां, ये उसकी कमियां थी। बात समझ में? अब यहां से दो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द एम ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आपको बात समझ में आ गया, वही है सर, इस कंपनी बेन करप्ट हो चुकी थी, फेमाइन हुई थी, इनके कारण हमने रेगुलेटिंग एक्ट लेके आया। यही बात मैंने यहाँ पे लिख रखी है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1772 के अंदर ये बैंक वहां पे ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास पैसा मांगने गई थी बैंक के पास, तो उन्होंने मना कर दिया, भैया इतना हम पैसा नहीं देंगे, इसलिए हमको कौन लाना पड़ा, रेगुलेटिंग एक्ट लाना पड़ा। यही बात मैंने यहाँ पे लिख रखी है। ठीक है, व्हाट वर द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज रेगुलेटिंग एक्ट। यहां पे देखिएगा क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस को इंपोज किया गया रेगुलेटिंग एक्ट में। देखिएगा
Under the Regulating Act 1773, the Parliament of Great Britain restricted the company divided only 6%, only limited 4-year term for court of director. It refused the employee of the company to accept any kind of gift, bribery from the native populations or engage in person trade. मैंने ये बोला कि आपके पास किस किस चीजों को सर रोक लगाई इस एक्ट के थ्रू। ब्राइबरी मतलब यहाँ पे जो भी रिश्वत वगैरह लेते हैं, ओके, उसके लिए रोक लगाई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर है कोई रिश्वत नहीं लेंगे, कोई अगर आपको गिफ्ट दे रहा है कोई राजा महाराजा तो उससे कोई गिफ्ट वगैरह कुछ भी नहीं लेंगे। इस चीजों को रोकने के लिए ये हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। तो इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर जितना भी हमने पढ़ा है पूरा सार है। तो आप लोग बताइए आपको रेगुलेटिंग एक्ट समझ में आ गया पूरा कंप्लीटली? कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप बना दोगे क्वेश्चन बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, हिंदी इंग्लिश का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, प्रॉपरली समझ में आ गया कि 1773 में आपका पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आ गया जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स था, ओके। और यहीं से आपके पास सारी चीजें आपकी सेंट्रलाइज होना शुरू हो चुकी है। अब मतलब यह है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर एक पावर आ चुका है जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से, अब वो इसको कंट्रोल करेगी। तो सारी बातें जो भी 1773 के अंदर हैं वो मैंने आपको बता दी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हमारे पास अगला जो आता है वो आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ओके। देखिएगा 2 मिनट रुकिएगा यार, 1784 था या 1774 था? 2 मिनट रुको, मैं 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुकिएगा। शायद ये मेरे हिसाब से तो 2 मिनट रुकिएगा, 1774 होगा शायद जहां तक है। 2 मिनट रुको, मैं चेक करता हूँ। चलो अच्छा 84 ये 84 ये ओके। अच्छा अब देखिएगा कि हमारे पास 1773 के बाद हमारे पास 1784 के अंदर पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। अब इस पिट्स इंडिया एक्ट का काम क्या था अब वो भी समझने की कोशिश करिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर तो सर हमारे पास क्या हुआ था कि ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो कंट्रोल कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी को, यहां पे भी काम नहीं बना। अब हम दूसरा एक्ट और लेके आते हैं जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। अब ये क्या करता है कि यहां पे पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू यहां पे ड्यूल सिस्टम कंट्रोल लाया जाएगा इंडिया में। ड्यूल सिस्टम मतलब 2 सिस्टम लाए जाएंगे। अच्छा देखो अब यहां पे ना भाई साहब 2 सिस्टम चलेंगे, एक का नाम तो होगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक का नाम होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एक का नाम कौन होगा बेटा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक का नाम होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देखिएगा देखिएगा हमारे पास देखिएगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा मेरे भाई? कंपनी को, ओके। ये कंपनी का सुपरवाइजर होगा, याद रखना, ये कंपनी का सुपरवाइजर होगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल सबके पिताजी होंगे, मतलब ये आपके पास बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये कौन है? ब्रिटिश गवर्नमेंट। बात समझ में आ गया? ब्रिटिश की गवर्नमेंट है मेरे भाई ये, ओके। अब देखिएगा मेरे भाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से ऊपर कौन होगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मतलब मैंने क्या बोला, मेरी बात बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी है, ओके। अब भाई साहब इनके जो सुपरवाइजर है ना ये बैठ गए, ये कौन है बेटा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कौन है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। बात समझ में आ गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। बात समझ में आ गया? ये भाई साहब ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन है? सुपरवाइजर, जो कि इंडिया में नहीं बैठते, ये वहां पे बैठते हैं, इंग्लैंड में बैठते हैं, इंडिया में नहीं बैठ रहे, इंग्लैंड में बैठते हैं। अब सर देखो हमारे पास दूसरी बात हमारे पास यहां पे ये होता है कि सर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वहां की सरकार, ये भाई साहब वहां की पार्लियामेंट में बैठते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये भाई साहब बैठते हैं पार्लियामेंट में, तो ये भाई साहब इसके भी सुपरवाइजर हैं। तो मतलब ये पार्ट तो कंपनी का है और कंपनी के भी सुपरवाइजर कौन है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बड़ा पावर, उसके अंडर में कौन? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ओके। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के कंट्रोल में कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस तरीके से यहां पे ड्यूल सिस्टम लाया गया 1784 में, ओके। चलो आगे थोड़ा सा हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करिएगा मेरे भाई।
ड्यूल सिस्टम कंट्रोल आपके पास यहां पे लिख रखा है कि द कंपनी, कंपनी को कौन रिप्रेजेंट करेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कौन कंट्रोल करेगा, सॉरी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कौन यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये याद रखने, बार बार नाम आएंगे आपको कंफ्यूज होगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि कौन किसको यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। सर देखिएगा, दिस एक्ट मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉमर्शियल पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब ये पिट्स इंडिया एक्ट लाने का कारण ये था कि जो पहले चल रहा था ना, पहले जो चल रहा था, जैसे कि ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया ओके ईस्ट इंडिया कंपनी पे, और बोल दिया कि आपको ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है ना, तो उसको काम बांट दिया। अब उन्होंने सोचा कि यार अब है ना थोड़ा सा और भी सही तरीके से काम किया जाए, तो उन्होंने सोचा कि अब है ना कॉमर्शियल जो भी काम होंगे ना व्यापार के, वो एक पार्ट को दे देते हैं, और पॉलिटिकल जो भी पार्ट होंगे वो एक पार्ट को दे देते हैं। मेरी बात समझ में आया कि पॉलिटिकल को तो एक अलग बंदा संभालेगा, कॉमर्शियल को अलग बंदा संभालेगा। जैसे कि अगर अभी के हिसाब से बात करूं, इस देश को जब चलाते हैं तो आप जानते हो पॉलिटिशियन जो हो गया, एमएलए हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, ये पॉलिटिकल पावर है ओके, जो देश को चलाते हैं। लेकिन जब इनको फंड की जरूरत पड़ती है तो ये पैसा किससे मांगते हैं? अंबानी से, अडानी से, इनसे पैसा मांगते हैं। तो वो कौन हो गया? अंबानी वगैरह वो कौन हो गए? कॉमर्शियल। और पॉलिटिकल हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब कुछ। तो भाई साहब उन्होंने बोला कि अब हमें ना ड्यूल सिस्टम लेके आएंगे, ड्यूल सिस्टम कंट्रोल करेंगे। तो एक तो होगा कॉमर्शियल और एक होगा पॉलिटिकल। अब देखना यहां पे क्या होता है, फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया वॉज यूज्ड। ये पहली बार इंडिया के अंदर यूज किया गया था कि भाई साहब कॉमर्शियल को अलग संभालेगा, पॉलिटिकल को अलग संभालेगा। अब ये पॉलिटिकल मैटर को कौन संभालेगा? पहली बात तो पॉलिटिकल जो मैटर है इसको कौन संभालेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल संभालेगा, वहां की गवर्नमेंट। बात समझ में आ गया? जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से भी ऊपर है, तो पॉलिटिकल मैटर को वो संभालेंगे ओके। और कॉमर्शियल काम किसको दे दिए? कंपनी को। कंपनी को मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। बात समझ में आ गया कि सर मेरी बात बड़े ध्यान से समझो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं बोल रहा हूं समझ ही नहीं पाओगे। कॉमर्शियल जो भी व्यापार वाली चीजें हैं, जो भी व्यापार है, व्यापार का काम किसको दिया बेटा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है हमारे पास, ये रहे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सुपरवाइजर हैं। इनको तो भाई साहब क्या दे दिया कि तुम है ना बस कॉमर्शियल काम संभालो, और पॉलिटिकल आपको मत करो, पॉलिटिकल हम संभाल लेंगे। तो पॉलिटिकल कौन संभाल रहे थे बेटा? ये जो कि बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आता था। भाई साहब पिट्स इंडिया एक्ट आप लोगों को समझ में आ गया? सारे बच्चे फटाफट बताओ। बस बातें फैक्ट याद रखना है। ड्यूल सिस्टम आया था इस टाइम पे, पहली बार ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया में आया था, पहली बार हुआ था। यहाँ पे ड्यूल सिस्टम का मतलब है कि हमने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कंपनी के पास जो काम रखा वो कॉमर्शियल का, कि आप व्यापार करो, व्यापार करने आए थे। पहले आप यहाँ पे राज कर रहे थे, पॉलिटिकल भी कर रहे थे, अब पॉलिटिकल कुछ नहीं, बस व्यापार करो, ठीक है, पॉलिटिकल हम संभाल लेंगे। तो पॉलिटिकल का काम, पॉलिटिकल का जिम्मा किसने ले लिया? सरकार ने ले लिया, ब्रिटिश की ने, जिसको बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये बातें फैक्ट क्लियर ना? किसी कोई डाउट हो तो बोल दो। पक्का? आगे बढ़ू? चलेगा। पिट्स इंडिया एक्ट हमारे पास खत्म हो गया। तो यहां से देखिएगा कि हमारे पास व्हाट वाज द रिजल्ट। अब यहां से क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हो, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट, मतलब यहां से आपको क्या रिजल्ट मिला। ऐसे ही हुआ कि हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को काम दे दिया कि आप ऐसा करो, आप एक काम संभालो ओके। आपको क्या करना है? सिर्फ आपको व्यापार का काम करना है। पहले भी आप व्यापार करने आए थे तो व्यापार का काम संभालिए ओके। और पॉलिटिकल का काम किसको दे दिया? पॉलिटिकल का काम दे दिया हमने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, जो कि ब्रिटिश सरकार के अंडर में आता है। बस इतनी सी बात आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है। ये सारी चीजें लाने का कारण क्या था ओके, और क्या रीजंस हुआ ये फैक्ट लाने के लिए? ये फैक्ट इसलिए ला रहे थे कि ये इंडिया में जो भी चीजें हो रही थी ना, तो यहाँ पे आपको पता है अंग्रेजों ने बहुत मारधाड़ की थी यहाँ पे ओके। तो उसी के कारण अभी तो आपको क्या बताऊँ, आपको तो अच्छे से पता है अंग्रेजों ने राज किया है सर, बहुत मुश्किल से आज़ादी मिली हम लोगों को ओके। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? आपको भी पता है कि यहाँ पर राज करके गए, तो मतलब वो अपने एक्ट लेके आ रहे हैं कि कैसे रेगुलेट करें, कैसे देश को चलाएं। तो ऐसे ऐसे चलाते जा रहे हो, अपने अपने एक्ट लेके आ रहे हैं। अब देखिएगा सर, पिट्स इंडिया एक्ट खत्म। अब इसके बाद आते हैं पिट्स, सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट, फिर पिट्स इंडिया एक्ट। अब हमारे पास शुरू हो जाते हैं चार्टर एक्ट। हमारे पास ये चार्टर एक्ट आता है 1813 के अंदर। देखिएगा
कोई मुझे ये बता सकता है ये कौन सा चार्टर एक्ट था? फर्स्ट चार्टर एक्ट है, सेकंड चार्टर एक्ट है, थर्ड चार्टर एक्ट है? कौन सा चार्टर एक्ट है? जल्दी बताओ। चार्टर एक्ट 1813 के अंदर आता है। इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका जो फैक्ट है वो आपको याद रखना है। ये क्या किया, अभी आपने क्या बोला था कि सर जो कंपनी है ना, एक आपके पास कौन था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ओके ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। एक तो कौन था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। हाँ हिस्ट्री से रिलेट करना पड़ेगा ना। ओके नहीं तो आप कैसे पढ़ पाओगे, मॉडर्न हिस्ट्री यही है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ओके बोर्ड ऑफ कंट्रोल। हाँ तो तन्वी आप बताइए पहला चार्टर एक्ट कब आया था? ये सेकंड चार्टर एक्ट है, तो पहला चार्टर एक्ट कब आया था? ये सेकंड चार्टर एक्ट है। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सॉरी ये ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी। और हमारे पास बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ये दिमाग में बिठा लो। यस बिल्कुल सही बात है। हाँ चार्टर एक्ट ये सेकंड है, फर्स्ट चार्टर एक्ट आया था जिसका नाम था 1793, लेकिन कोई ज्यादा फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं था। ओके इसलिए मैंने नहीं लिया उसको। आपके पास चार्टर एक्ट 1813 की बात करते हैं हम, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका चार्टर एक्ट। इसके बाद जो चार्टर एक्ट आएगा थर्ड वाला, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर देखिए कि जो चार्टर एक्ट आ रहे थे ना, ये 20-20 साल में आ रहे थे। ठीक है, कितने साल में? 20-20 साल का ड्यूरेशन। आपके पास पहला चार्टर एक्ट आएगा 1793। ओके 1793 में यहाँ पे लिखता हूँ, पहला चार्टर एक्ट, ऐसे याद रखना, पहला चार्टर एक्ट। ओके 1793, फिर हमने 20 साल फिर बढ़ा, तो 20 साल के बाद दूसरा चार्टर एक्ट आएगा। कितने में आएगा बेटा? 1813। फिर 20 साल और बढ़ा दो, 20 साल और बढ़ाने के बाद कितने में आएगा? 1833। फिर 20 साल और बढ़ा दो, कितने में आएगा बेटा? 1853। बात समझ में आ गया? तो ऐसे ऐसे आपके चार्टर एक्ट आए 20-20 साल के ड्यूरेशन में। उन्होंने ड्यूरेशन फिक्स किया था कि ये चार्टर एक्ट, क्योंकि अब है ना, क्योंकि आपको पता है सर कंपनी को रेगुलेट कर रही है। ओके 20 साल बाद ये, फिर 20 साल बाद ये, फिर 20 साल बाद ये। अब देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट का हाथ आ चुका है कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, वो कुछ ना कुछ तो लाती रहेगी, कुछ ना कुछ सुधार करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ सुधार उधार में तो हो तो नहीं रहा था, बट वो तो अपनी ओर से कर रही थी पूरी कोशिश। अब देखिएगा हमारे पास ये चार्टर एक्ट तो नॉट इंपॉर्टेंट, बस डेट याद रख लीजिएगा। दूसरा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इसके बारे में थोड़ा बहुत जितना बता रहा हूं उतना जान लीजिएगा। द कंपनी रूल वॉज एक्सटेंडेड अनदर 20 साल। हमारे पास 1793 में बोलते कि कंपनी यहां पे और व्यापार कर सकती है आने वाले 20 साल तक। अब कंपनी को दिया जाने वाला कि आपको आपके पास, कंपनी के पास क्या पावर है इस टाइम पे, क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या बोला था कि अब यहां पे कंपनी क्या कर सकती है, ओनली कॉमर्शियल ही कर सकती है। ओके और कुछ नहीं कर सकती। पॉलिटिकल पावर कौन संभालेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और कॉमर्शियल कौन संभालेगी? कंपनी। अब वो बोल रहे हैं कि भाई साहब अब हम आपको 20-20 साल का फरमान देंगे, जैसे मेघना कार्टा दिया था हाँ फारूक सियार ने, कि आप यहाँ पे अब व्यापार कर सकते हो। अब वहां की गवर्नमेंट बोल रही है ओके कि अब हम आपका 20 साल का चार्टर देते हैं आपको, और इस 20 साल के ड्यूरेशन में आपको जो व्यापार करना है वो करिएगा, आपको 20 साल तक कोई रोकेगा नहीं। बढ़िया बात है यार, खुश। लेकिन 1813 में क्या हुआ सुनिए, यहां से तो 20 साल का बढ़ा के दे दिया था, अब 1813 में क्या आया, कंपनी ब्रिटिश की गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो करेगी। भाई साहब जब आपने कॉमर्शियल काम कंपनी को दे रखा है, तो यहां पे आप एक चीज और लेके आते हो कि जो आप व्यापार कर रहे हो ना, ट्रेड मोनोपोली वॉज एंडेड। आपकी ट्रेड मोनोपोली जो है हम यहां पे एंड करते हैं, कि ऐसा नहीं कि आप यहां पे अकेले ही व्यापार कर सकते हो, और भी कंपनी आके यहां पे व्यापार कर सकते हैं। तो पहली बार उन्होंने ट्रेड की मोनोपोली यहां पे खत्म कर दी कंपनी के साथ। ओके दूसरी बात यहां पे उन्होंने बोला कि आप जो यहां पे व्यापार कर रहे थे ना, हमने कॉमर्शियल के बाद कॉमर्शियल का पूरा काम आपको दिया था, लेकिन आप है ना अब सिर्फ है ना एक्सेप्ट फॉर द ट्रेड इन टी ओपीएम विद चाइना। आप यहां पे मैंने सॉरी यहां पे मैंने एक वर्ड गलत बोल दिया, मेरी बात दोबारा समझने की कोशिश, अभी वो मोनोपोली आई नहीं है। यहां पे बोला देयर ट्रेड मोनोपोली वाज एंडेड एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी ओपीएम एंड चाइना। इन्होंने ये बोला है कि आप है ना चाय के अलावा, ओपीएम के अलावा और चाइना के साथ
आप व्यापार नहीं कर सकते हो। आप टी का व्यापार नहीं कर सकते हो, आप अफीम का व्यापार नहीं कर सकते हो, आप चाइना के साथ व्यापार नहीं कर सकते हो, ठीक है, और बाकी सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। आपको बाकी जो भी व्यापार करना है वो सब कुछ कर दीजिएगा, सिर्फ हम आपके पास टी, ओपियम और आपके पास चाइना का छीनते हैं। बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, ये सब यहाँ पे छीन लिया। अब जैसे ही हमारे पास इसके बाद अगला एक्ट आता है, ओके, यहां पे देखिएगा कि अगला जो एक्ट आया हमारे पास 1833, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 20 साल बाद, ओके। मेरी बात समझ में आया क्या? इस चार्टर एक्ट में बात समझ में आया क्या? एक्सेप्ट इसके अलावा आप टी, ओपियम और चाइना, इसका मतलब क्या होता है? अफीम, अफीम और चाय, और हमारे पास चाय और चाइना, जो चाइना देश है, उस देश के साथ आप व्यापार नहीं कर सकते हो, अफीम का और चाय का। बात समझ में? इनका व्यापार नहीं कर सकते, और जो भी करना है वो करो। तो धीरे धीरे है ना, मतलब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में है, वो सिकंजा कसता जा रहा है कंपनी पे कि बस आप व्यापार करो, लेकिन इतना ही करो, इनके अलावा जो करना है वो करो, ठीक है, ऐसा बोला उन्होंने। अब हमारे पास 1833 आया। आपको पता है यहाँ पे कौन था उस टाइम पे? कौन था इस टाइम पे? आपको पता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था, याद है? गवर्नर जनरल जनरल ऑफ इंडिया। अब आपको पता है कि इसी टाइम पे आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया था, गवर्नर ऑफ इंडिया। पहले तो क्या था आपका? सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब आया है हमारे पास गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इस टाइम पे कौन था आपको याद है? बेंटिक्स, बिल्कुल सही बात है, बेंटिक्स आपके पास इस टाइम पे हमारे पास कौन बन चुका है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब पूरे इंडिया को अब इसी के अंडर में सब, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, सबका रिप्रेजेंटेटिव आपके पास कौन है? अब ये नई उपाधि आई है भैया उनकी ओर से कि अच्छा ऐसा है, तो ये सी बात हमारे पास आई है। अब देखो यहां पे आपको पता है कंपनी पे सिकंजा कसा जा रहा है बार बार, तो अब क्या बोल रहे हैं चार्टर एक्ट 33? ये बोलते हैं कि भैया कंपनी कॉमर्शियल एक्टिविटी जो व्यापार कर रही है ना, वर क्लोज डाउन, इट मेड इनटू एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी फॉर ब्रिटिश इंडियन पोजीशंस। अब क्या बोला उन्होंने? सुनिए मेरी बात, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि हमने बोला था ना कि आप व्यापार कर सकते हो, इसके अंदर आपने क्या बोला कि टी, ओपियम और चाइना के साथ व्यापार नहीं कर सकते, तो टी का भी नहीं कर सकते और अफीम का भी नहीं कर सकते हो, है ना, और बाकी सबका आप व्यापार कर सकते हो। 1833 में क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब अब तुम व्यापार नहीं कर सकते हो, मतलब इन्होंने कंपनी की लगा दी पूरी अच्छे तरीके से, अब यहां पे आप व्यापार नहीं कर सकते हो, तो क्या करोगे? सिर्फ भाई साहब आप एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी को संभालिए, बस आप एडमिनिस्ट्रेशन देखिए कि जैसे कि जिला कलेक्टर होता है ना, ओके, जो आपका आईएएस अधिकारी होता है, वो क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेशन ही तो देखता है कि यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, ओके, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर। तो उसको अब व्यापार की सारी चीजें भी छीन ली, बोला कि सिर्फ आप एडमिनिस्ट्रेशन ही देखिए, ओके, व्यापार व्यापार बंद करिए। पहले बेचारों से थोड़ा थोड़ा छीना है उन्होंने, ठीक है, अब देखो भाई साहब खतरनाक इन्होंने काम कर दिया। अब सुनिएगा, कंपनी ट्रेड लिंक, कंपनी ट्रेड लिंक विद चाइना वर क्लोज डाउन। अब यहां पे कंपनी का जितनी भी ट्रेड होते, ट्रेड मतलब व्यापारी तो होता है ना, ओके, वो सब कुछ आपका बंद हो गया। दिस एक्ट परमिटेड द इंग्लिश टू सेटल फ्रीली इन इंडिया, ओके। अब यहां पे जो इंग्लिश मैन है, जो भी कंपनियां हैं, अगर वो इंडिया में आना चाहती हैं तो बिल्कुल यहां पे क्या हुआ? क्या हो गया? सब कुछ तो सही है, बफरिंग हो रहा है क्या? बफरिंग हो रहा है क्या? जल्दी बताइएगा, फटाफट बताइएगा, सारे बच्चे बताइए, बफरिंग हो रहा है क्या? मेरे यहाँ तो नहीं हो रहा है, मेरे को लग नहीं रहा कि बफरिंग हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, फटाफट बताओ। देखो अब हमारे पास देखिएगा कि दिस एक्ट इंग्लिश सेटल फ्रीली इंडिया। अब यहाँ पे कोई भी इंग्लिश यहाँ पे ब्रिटिश से आ सकता है, इंडिया में व्यापार कर सकता है, यहाँ पे रह सकता है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, ऐसा उन्होंने बोल दिया। कंपनी का तो पूरा मतलब होता है ना सत्यानाश करना, वही कर दिया। अच्छा, बहुत ज्यादा हो रहा है क्या? अब ठीक है, चलो बढ़िया है, अब ठीक है ना, अब बढ़िया है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, पक्का?
बफरिंग कैसे हो रहा है? 2 मिनट रुकिएगा।